हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लंग्स की एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो लंग्स है ये हमारे थोरैक्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं। ये पेयर में पाए जाते हैं, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तो जो लंग्स है ये हमारा ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन होता है, जिससे हम लोग सांस लेते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवाते में हेल्प करता है, ये हमारा लंग्स होता है। तो जो हमारा लंग्स है थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, एक साइड में एक लेफ्ट साइड में, और जो हमारा मीडियास्टिनम है उसके दोनों साइड में एक एक प्रेजेंट होते हैं, और ये प्लूरल सैक से कवर होते हैं। प्लूरल सैक क्या है? लंग्स के ऊपर की जो कवरिंग होती है उसे हम लोग प्लूरल सैक कहते हैं। तो जो बच्चों के अंदर जो लंग्स होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, और यंग एडल्ट्स के अंदर ब्राउन और ग्रे कलर के हो जाते हैं। और कार्बन पार्टिकल्स के इनहेल होने की वजह से उसके अंदर जो डिपोजिशन होता है उसके कारण जो हमारे लंग्स हैं वो ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं। तो जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन पार्टिकल्स होते हैं उनको जो हम लोग इनहेल करते हैं उसकी वजह से हमारे लंग्स ब्लैक कलर के भी हो जाते हैं। लंग्स सॉफ्ट टिश्यू से बने हुए होते हैं, इलास्टिक होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जिसमें एयर फिल होती है। तो अगर हम लोग लंग्स के जनरल फीचर की बात करें तो इसमें एक एपेक्स होता है, एक बेस होता है, दो सरफेस होते हैं कोस्टल और मीडियल, तीन बॉर्डर होते हैं एंटीरियर, पोस्टीरियर और इंफीरियर बॉर्डर। तो जैसा कि ये हमारे लंग्स हैं जो कि पेयर में पाए जाते हैं, और दोनों लंग्स के बीच की जो जगह होती है इसे हम लोग मीडियास्टिनम कहते हैं। तो ये दोनों मीडियास्टिनम के आइदर साइड पर पाए जाते हैं। लंग्स का जो एपेक्स होता है वो कोनिकल होता है, अपवार्ड होता है। जो बेस होता है लंग्स का ये कॉनकेव होता है और फॉरवर्ड होता है, और ये डायाफ्राम के ऊपर इसी तरह से लाई करता है। दो सरफेस होते हैं, एक कॉस्टल सरफेस होता है, एक मीडियल सरफेस होता है। कॉस्टल सरफेस, इसके नाम से पता चलता है कि कॉस्टल यानी रिब्स से ये रिलेशन बनाता है, इसके ऊपर रिब्स के इंप्रेशन पाए जाते हैं। तो जो रिब्स की तरफ जो सरफेस होता है ये कॉस्टल सरफेस होता है, कॉन्वेक्स होता है और स्मूथ होता है। जो इसका मीडियल सरफेस है, मीडियल सरफेस अंदर की तरफ पाया जाता है, जिसके ऊपर हमारे लंग का रूट और हाइलम पाया जाता है। तो ये जो बाहर की तरफ कॉन्वेक्स सरफेस जो है ये कॉस्टल सरफेस है। जो अंदर की तरफ ये सरफेस होता है ये इसका मीडियल सरफेस होता है। इस मीडियल सरफेस के ऊपर लंग का रूट और हाइलम पाया जाता है, जहां से स्ट्रक्चर एग्जिट करते हैं और एंटर करते हैं। जो हमारा मीडियल सरफेस है ये दो भाग में डिवाइड किया जाता है, राइट और लेफ्ट लंग। इस जो आगे की तरफ होता है ये होता है मीडियल सरफेस, मीडियास्टिनल सरफेस, और पीछे की तरफ जो होता है वर्टिब्रल सरफेस। जो आगे का सरफेस है ये मीडियास्टिनम से रिलेटेड होता है, और पीछे वाला जो है वर्टिब्रा से रिलेटेड होता है। इसके ऊपर वर्टिब्रा की बॉडीज के इंप्रेशन दिखाई पड़ते हैं। तीन बॉर्डर पाए जाते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर जो कि शार्प होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि शार्प नहीं होता है, इल डिफाइंड होता है और राउंडेड होता है, और इंफीरियर बॉर्डर। तीन तरह के इसके बॉर्डर पाए जाते हैं। तो एंटीरियर बॉर्डर शार्प होता है, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो है इल डिफाइंड होता है और राउंडेड होता है, और तीसरा बॉर्डर इंफीरियर बॉर्डर होता है। तो जो राइट लंग का एंटीरियर बॉर्डर होता है वो स्ट्रेट होता है और लॉन्ग होता है। लेफ्ट लंग का एंटीरियर बॉर्डर जो होता है उसके ऊपर कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, और लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर पर लिंगुला प्रेजेंट होता है, एक टंग लाइक का स्ट्रक्चर जो कि इस पर दिखाई पड़ता है। जैसे कि ये हमारा लेफ्ट लंग है और इसके एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर ये हमें टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है जिसे हम लोग लिंगुला कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जो एपेक्स है वो ब्लंट होता है और रूट ऑफ द नेक की तरफ प्रोजेक्ट होता है। 2.5 सेंटीमीटर पाया जाता है मीडियल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से, यानी क्लेविकल कि अगर हम लोग मीडियल 1/3 के पॉइंट पर जाएं वहां से 2.5 सेंटीमीटर अबव हमारा लंग का एपेक्स पाया जाता है। जो हमारे लंग का एपेक्स है ये सर्वाइकल प्ल्यूरा से कवर होता है, और इसके एंटीरियर साइड में सब क्लेवियन आर्टरी के लिए ग्रूव पाया जाता है। तो जैसा कि ये हमारा एपेक्स है लंग का, और इसके एंटीरियर साइड पर यहाँ से ये सब क्लेवियन आर्टरी का ग्रूव पाया जाता है, जिसमें से सब क्लेवियन आर्टरी उसके ऊपर से ट्रेवल करती है। फिर जो बेस है लंग का इसे हम लोग डायाफ्रामेटिक सरफेस भी कहते हैं, क्योंकि ये डायाफ्राम से रिलेट होता है। ये सेमी ल्यूनार होता है और कॉनकेव होता है, क्योंकि जो हमारा डायाफ्राम है उसमें अपवार्ड कॉन्वेक्सिटी पाई जाती है। तो जैसा कि हमारा बेस जो डायाफ्राम के ऊपर रखा है तो ये कॉनकेव इसलिए होता है क्योंकि हमारा डायाफ्राम जो है
उसमें अपवर्ड कॉन्वेक्सिटी पाई जाती है। तो ये सेमीलुनार बेस या डायफ्रामेटिक सरफेस लंग में पाया जाता है। उसके बाद जो कोस्टल सरफेस है ये लार्ज होता है और कॉन्वेक्स होता है और ये रिब्स के साथ रिलेट होता है और जो इंटरकोस्टल स्पेस होते हैं उनके साथ रिलेट होता है। और जो हमारे लंग्स हैं इसके ऊपर रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज के इंप्रेशन दिखाई पड़ते हैं। तो जैसा कि ये हमारा जो कोस्टल सरफेस है लंग का ये लार्ज होता है और कॉन्वेक्स होता है, इसके ऊपर कोस्टल कार्टिलेज और रिब्स के इंप्रेशन दिखाई पड़ते हैं क्योंकि ये रिब्स और कोस्टल कार्टिलेज से रिलेट होता है। फिर आता है मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस पर हमारे लंग का हाइलम दिखाई पड़ता है और ये दो पार्ट में डिवाइड है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर पार्ट को हम लोग मीडियास्टिनम सरफेस कहते हैं क्योंकि ये मीडियास्टिनम से रिलेटेड होता है और जो पोस्टीरियर पार्ट है इसका उसे हम लोग वर्टिब्रल सरफेस कहते हैं क्योंकि वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड होता है। तो जैसा कि इसमें मीडियल सरफेस दिख रहा है लंग का, तो इसमें एंटीरियर पार्ट जो है ये मीडियास्टिनल सरफेस है क्योंकि ये मीडियास्टिनम के साथ रिलेट होता है। पोस्टीरियर पार्ट जो है वर्टिब्रल सरफेस होता है जो कि वर्टिब्रा के साथ रिलेट होता है। इसके मीडियास्टिनम सरफेस के ऊपर आपको रूट ऑफ लंग और हाइलम पाया जाता है जहां से स्ट्रक्चर इंटर और एग्जिट करते हैं। फिर उसके बाद में इसमें तीन बॉर्डर पाए जाते हैं। एंटीरियर बॉर्डर जो है वो थिन है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो थिक होता है। एंटीरियर बॉर्डर शार्प होता है जो कि मीडियास्टिनल और कोस्टल सरफेस को सेपरेट करता है। तो जैसा कि ये हमारा आगे की तरफ कोस्टल सरफेस हो गया और इसके पीछे मीडियास्टिनल सरफेस होता है, इसको जो सेपरेट करने वाला बॉर्डर होता है ये हमारा एंटीरियर बॉर्डर होता है ऑन आइदर साइड ऑफ। जो पोस्टीरियर बॉर्डर है वो थिक होता है, इल डिफाइंड होता है, ये वर्टिब्रल और कोस्टल सरफेस को अलग अलग करता है। और इंफीरियर बॉर्डर इसका सेमीलुनार होता है जो कि बेस को कोस्टल सरफेस और मीडियल सरफेस से अलग करता है। तो जैसा कि ये इस इंफीरियर बॉर्डर है इसका ये सेमीलुनार है यानी आधे चांद की तरह। तो ये बेस को जो है हमारे लंग के बेस को कोस्टल और मीडियल सरफेस से सेपरेट करता है। अगर हम लोग फिशर की बात करें तो जो हमारा राइट लंग है उसमें दो फिशर पाए जाते हैं, एक ऑब्लिक और एक हॉरिजॉन्टल, जिससे हमारा राइट लंग तीन पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो हमारे राइट लंग के अंदर दो फिशर पाए जाते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फिशर और एक ऑब्लिक फिशर, जिसकी वजह से हमारा लंग जो है राइट लंग तीन लोब में डिवाइड हो जाता है, अपर लोब, मिडल लोब और लोअर लोब। मगर जो हमारा लेफ्ट लंग है उसमें सिर्फ एक फिशर पाया जाता है जिसे हम लोग ऑब्लिक फिशर कहते हैं, जिससे हमारा लेफ्ट लंग में दो लोब पाए जाते हैं, अपर लोब और लोअर लोब। तो अगर हम लोग मीडियास्टिनल सरफेस के रिलेशंस की बात करें राइट और लेफ्ट लंग में, तो सबसे पहले अगर राइट लंग में देखें तो एपेक्स के पास एपेक्स के एंटीरियर सरफेस पर सब क्लेवियन आर्टरी के लिए ग्रूव पाया जाता है। फिर अगर हम लोग उससे जरा सा लेटरल आए तो यहाँ पर ईसोफेगस का इंप्रेशन पाया जाता है, राइट वेगस नर्व पाई जाती है, ट्रेकिया पाई जाती है। राइट लंग की तरफ हम लोग आर्च ऑफ एजाइगस वेन देखने को मिलता है और रूट ऑफ राइट लंग देखने को मिलती है। रूट ऑफ राइट लंग के नीचे अगर हम लोग आए तो इंफीरियर वेना कावा का इंप्रेशन देखने को मिलता है। राइट लंग में राइट फ्रेनिक नर्व रिलेशन बनाती है और सुपीरियर वेना कावा का इंप्रेशन राइट लंग पर दिखता है। और जो हमारा हार्ट है, हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है वो भी राइट लंग पर इंप्रेशन बनाता है। अगर लेफ्ट लंग के इंप्रेशन पे देखें हम लोग, अगर पोस्टीरियर से एंटीरियर की तरफ आए तो सबसे पीछे की तरफ ईसोफेगस और ईसोफेगस के बाद ट्रेकिया, ट्रेकिया के बाद जो लेफ्ट सब क्लेवियन आर्टरी होती है उसका इंप्रेशन देखने को मिलता है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी का इंप्रेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर हम लोग इसके जो रूट होता है लेफ्ट लंग का उसके ऊपर आर्च ऑफ एओर्टा का इंप्रेशन देखने को मिलता है। राइट वेगस नर्व और डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा का इंप्रेशन भी लेफ्ट लंग के ऊपर मिलता है। लेफ्ट फ्रेनिक नर्व से रिलेट होती है और जो हमारे हार्ट का लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ये लेफ्ट लंग के ऊपर इंप्रेशन बनाता है। तो जैसा कि इस टेबल में कंपेयर किया गया है कि राइट और लेफ्ट लंग से कौन कौन सी स्ट्रक्चर रिलेशन बनाते हैं। राइट लंग की तरफ राइट एट्रियम और ओरिकल, लेफ्ट लंग में लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, इनफंडिबुलम और एडजॉइनिंग पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल। राइट लंग में स्मॉल पार्ट ऑफ द राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट लंग में पल्मोनरी ट्रंक। राइट लंग में सुपीरियर वेना कावा, लेफ्ट लंग में आर्च ऑफ एओर्टा। राइट लंग में लोअर पार्ट ऑफ द राइट ब्रेकियोसेफेलिक वेन, लेफ्ट लंग में डिसेंडिंग थोरासिक एओर्टा। राइट लंग में एजाइगस वेन, लेफ्ट लंग में लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। राइट लंग में ईसोफेगस, लेफ्ट लंग में थोरैसिक डक्ट। राइट लंग में इंफीरियर वेना कावा, लेफ्ट लंग में
ईसोफेगस और ट्रेकिया। राइट लंग में ट्रेकिया तो लेफ्ट लंग में लेफ्ट ब्रेकियोसेफेलिक वेन। राइट लंग में राइट वेगस नर्व, राइट फ्रेनिक नर्व। लेफ्ट लंग में लेफ्ट वेगस नर्व, लेफ्ट फ्लेनिक नर्व और लेफ्ट रिकरेंट लरिंजियल नर्व। तो ये थे इंप्रेशन और रिलेशंस जो कि मीडियास्टिनल सरफेस ऑफ राइट एंड लेफ्ट लंग में पाए जाते। तो इस फ्लो चार्ट में हमारे लंग के फीचर्स को दिखाया गया कि जो हमारा लंग है ये कोन शेप का ऑर्गन है और इसका वेट जो है राइट लंग का 700 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग का होता है 650 ग्राम। अगर कलर हम लोग देखें तो रोजी पिंक, ब्राउन या ब्लैक हो जाता है एडल्ट, यंग और एडल्ट में। टेक्सचर अगर हम इसको देखें तो स्पॉन्जी होता है, बहुत सॉफ्ट होता है। एपेक्स जो है ये ब्लंट है और रूट ऑफ द नेक में पाया जाता है। बेस जो है वो कॉनकेव होता है और डायफ्राम के ऊपर रखा हुआ होता है। 3 बॉर्डर पाए जाते हैं, एंटीरियर बॉर्डर जो कि थिन होता है और लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर के ऊपर कार्डियक नॉच पाई जाती है। पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि राउंड और होता है, इल डिफाइंड होता है। इंफीरियर बॉर्डर जो कि सेमी ल्यूनार यानी आधे चांद के शेप का होता है। सरफेस की अगर बात करें तो कोस्टल सरफेस स्मूथ होती है, कॉन्वेक्स होती है और रिब्स के साथ रिलेशन बनाती है। मीडियल सरफेस में जो एंटीरियर पार्ट होता है वो मीडियास्टिनल पार्ट होता है, पोस्टीरियर वाला वर्टिब्रल पार्ट होता है, क्योंकि एंटीरियर वाला मीडियास्टिनम से रिलेटेड होता है और पोस्टीरियर वाला वर्टिब्रल कॉलम से रिलेटेड होता है। इंफीरियर बॉर्डर सरफेस जो है ये डायफ्रामेटिक सरफेस भी कहलाती है क्योंकि ये डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करती है। अगर लोब की और फिशर की बात करें लंग्स के अंदर तो राइट लंग के अंदर 3 लोब पाए जाते हैं, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, और 2 फिशर पाए जाते हैं, ऑब्लिक और हॉरिजॉन्टल। लेफ्ट लंग में 2 लोब्स पाए जाते हैं, सुपीरियर इंफीरियर, और 1 फिशर पाया जाता है, ऑब्लिक लोब। और लिंगुला एक टंक शेप का स्ट्रक्चर है जो कि प्रोजेक्ट करता है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग के ऊपर। एक लोब ऑफ एजाइगस वेन है जो कि ऑकेजनली प्रेजेंट होता है। इट इज पार्ट ऑफ द राइट लंग दैट लेस मीडियल टू द एजाइगस वेन। तो ये एजाइगस वेन का लोब होता है जो कि एजाइगस वेन के मीडियली किसी किसी इंडिविजुअल में पाया जाता है। अगर आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द लंग की बात करें तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लंग का उसे ब्रोंकियल आर्टरी से सप्लाई होता है। ऑन द राइट साइड देयर इज ओनली 1 ब्रोंकियल आर्टरी, जबकि वो अराइज होती हैं राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से और लेफ्ट अपर ब्रोंकियल आर्टरी से। राइट साइड में 1 ब्रोंकियल आर्टरी होती है जो कि राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से या लेफ्ट अपर ब्रोंकियल आर्टरी से अराइज होती है। लेफ्ट साइड में 2 ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं जो कि अपर और लोअर होती हैं और अराइज होती है डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा से। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग को सप्लाई होता है वो होता है पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी निकलती है राइट वेंट्रिकल से और राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के लंग्स के पास लेकर आती है। तो आर्टीरियल सप्लाई जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं लंग्स को राइट साइड में, राइट थर्ड पोस्टीरियर इंटरकोस्टल आर्टरी से अराइज होती है। लेफ्ट साइड में 2 होती हैं जो कि डिसेंडिंग थोरैसिक एओर्टा की ब्रांच होती हैं। पल्मोनरी आर्टरीज जो कि राइट और लेफ्ट दोनों में पाई जाती हैं और सब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं जो कि पल्मोनरी ट्रंक से निकलती है और पल्मोनरी ट्रंक निकलती है राइट वेंट्रिकल से। फिर राइट उस पल्मोनरी ट्रंक से 2 पल्मोनरी आर्टरीज निकलती हैं जो कि लंग्स को आकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती हैं। वेनस ड्रेनेज की अगर बात करें तो ब्रोंकियल वेन्स जो कि 2 होती हैं राइट साइड में जो कि एजाइगस वेन से निकलती हैं और 2 होती हैं लेफ्ट साइड में जो कि एसेसरी हेमी एजाइगस वेन से निकलती हैं। जो पल्मोनरी वेन होती हैं ये सुपीरियर और इंफीरियर होती हैं ऑन ईच साइड जो कि लेफ्ट एट्रियम से निकलती हैं। तो जब लंग्स ब्लड को ऑक्सीजनेट करता है फिर ऑक्सीजनेट करके इसी पल्मोनरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में ट्रांसपोर्ट कर देता है। लिम्फेटिक ड्रेनेज की अगर बात करें तो जो सुपरफिशियल लिम्फेटिक्स लिम्फ प्लेक्सस होते हैं तो पेरिफेरल या सब प्लूरल पार्ट और डीप प्लेक्सस जो है डीप पार्ट ऑफ द लंग से लिम्फेटिक्स लाते हैं जो कि ब्रोंकोपल्मोनरी नोड में ड्रेन होते हैं और वो ट्रेकियोब्रोंकियल नोड में फिर पैरा और प्री ट्रेकियल नोड में अल्टीमेटली ड्रेन हो जाते हैं। तो जो लिम्फेटिक सुपरफिशियल से और डीप लिम्फ वेसल से आते हैं इंट्रापल्मोनरी नोड में, फिर इंट्रापल्मोनरी नोड से आते हैं ट्रेकियोब्रोंकियल नोड में, फिर ट्रेकियोब्रोंकियल नोड के बाद पैरा ट्रेकियल नोड में ड्रेन हो जाते हैं।
फिर पैराट्रेकियल नोड के बाद इंफीरियर या डीप सर्वाइकल नोड्स में अल्टीमेटली ड्रेन हो जाते हैं। तो सुपरफिशियल प्लेक्सस और डीप प्लेक्सस लिम्फेटिक्स लेकर ब्रोंकोपल्मोनरी नोड के पास आते हैं, ब्रोंकोपल्मोनरी नोड से ट्रेकियोब्रोंकियल नोड्स, ट्रेकियोब्रोंकियल नोड से पैरा और प्री ट्रेकियल नोड्स में अल्टीमेटली ड्रेन हो जाते हैं। नर्व सप्लाई की अगर बात करें तो एंटीरियर और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस जो होते हैं ये लंग्स को सप्लाई करते हैं। तो जो पैरासिम्पैथेटिक नर्व होती हैं जो कि वेगस नर्व की ब्रांच होती हैं, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाती हैं, यानी ब्रोंकस को कंस्ट्रिक्ट करवाती हैं। और ये सिक्रेटो मोटर होती हैं, सेंसरी होती हैं, वैसोडाइलेशन करवाती हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट करती हैं। जो सिंपैथेटिक नर्व होती हैं वो T2 से T5 स्पाइनल नर्व सेगमेंट से निकलती हैं जो कि ब्रोंको डायलेशन करवाती हैं, यानी ब्रोंकस को डायलेट करती हैं और वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती हैं, और ये ग्लैंड की इनहिबिटरी एक्शन लो करती हैं। अगर हम हाइलम और रूट ऑफ द लंग की बात करें तो हाइलम एक डिप्रेस बेयर एरिया होती है जो कि मीडियास्टिलर सरफेस पर पाई जाती है। यहाँ से स्ट्रक्चर एंटर करते हैं और लीव करते हैं लंग को। तो जो स्ट्रक्चर हाइलम के अंदर इंटर और लीव करते हैं उसे हम लोग रूट ऑफ द लंग कहते हैं। जैसे कि हमारा लंग है और इसके ये मीडियल सरफेस पर यहाँ से जो स्ट्रक्चर इंटर और एग्जिट हो रहे हैं इसे हम लोग हाइलम बोलते हैं, और जो स्ट्रक्चर इंटर और एग्जिट होते हैं उसे हम लोग रूट बोलते हैं। तो रूट एक शॉर्ट ब्रॉड पेडिकल है जो कि लंग्स को मीडियास्टिनम से कनेक्ट करता है। तो जो स्ट्रक्चर एंटर करते हैं या लीव करते हैं वो इसमें पाए जाते हैं थ्रू दी हाइलम ऑफ द लंग। तो जो हमारा रूट है ये ट्यूबुलर शीथ प्ल्यूरा से इनक्लोज होता है जिसे हम लोग कफ ऑफ प्ल्यूरा बोलते हैं। और जो हमारा ये रूट है ये T5, T6 और T7 वर्टिब्रा के अपोजिट लेवल पर पाया जाता है। अगर हम लोग कंटेंट की बात करें तो सिंगल ब्रोंकस पाया जाता है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस इन द लेफ्ट लंग में। तो ब्रोंकाई, तो ब्रांचेस ऑफ द राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ई पार्टेरियल और हाई पार्टेरियल ब्रोंकस पाया जाता है राइट साइड में। तो यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला लंग होता है उसकी रूट में हमें एक सिंगल ब्रोंकस पाया जाता है जिसे हम लोग लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस कहते हैं। मगर जो राइट लंग की रूट होती है उसमें दो ब्रोंकस पाए जाते हैं, हाई पार्टेरियल और ई पार्टेरियल। हाई पार्टेरियल यानी राइट पल्मोनरी आर्टरी के नीचे और ई पार्टेरियल यानी राइट पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर, ये राइट लंग में पाए जाते हैं। अगर कंटेंट्स की बात करें इसमें पल्मोनरी आर्टरी आती है, पल्मोनरी वेन सुपीरियर और इंफीरियर, सिंगल ब्रांच एंटर ऑन द राइट साइड एंड टू अपर एंड लोअर bronchial artery on the left side. Lymph vessels, bronchopulmonary lymph node, bronchial veins, pulmonary nerve plexus और लूज एरियोलर टिश्यू। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो रूट है लंग की उसमें ई पार्टेरियल और हाई पार्टेरियल ब्रोंकस पाए जाते हैं राइट। तो ये जो राइट पल्मोनरी आर्टरी होती है उसी के रिलेशन में इसका नाम पड़ता है। इसमें ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, सुपीरियर और इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स। इसी तरह से लेफ्ट साइड में लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी होती है और उसके नीचे एक लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस पाया जाता है, और इस लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस के पास ब्रोंकियल आर्टरीज पाई जाती हैं और सुपीरियर और इंफीरियर पल्मोनरी वेन्स पाई जाती हैं। तो रूट ऑफ द लंग में राइट साइड में ब्रोंकस पार्टेरियल और हाई पार्टेरियल पाए जाते हैं, लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल, राइट साइड में पल्मोनरी आर्टरी पाई जाती है और लेफ्ट साइड में पाई जाती है। दो पल्मोनरी वेन सुपीरियर इंफीरियर दोनों साइड में पाई जाती हैं। ब्रोंकियल आर्टरी जो है राइट साइड में एक पाई जाती है, लेफ्ट साइड में दो पाई जाती है। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये ब्रोंकियल आर्टरी जो है लेफ्ट साइड में दो पाई जाती है और राइट साइड में एक पाई जाती है। ये ब्रोंकियल आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है लंग्स को। ब्रोंकियल वेन्स दोनों साइड में पाई जाती हैं। पल्मोनरी प्लेक्सस एंटीरियर और पोस्टीरियर जो कि दोनों लंग्स में पाया जाता है, जो कि नर्व सप्लाई करता है हमारे लंग। तो अगर स्ट्रक्चर का हम लोग अरेंजमेंट देखें रूट ऑफ द लंग में, तो अगर दोनों साइड में देखें तो सुपीरियर पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी और फिर ब्रोंकस। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए राइट लंग में तो ई पार्टेरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हाई पार्टेरियल ब्रोंकस और इंफीरियर पल्मोनरी वेन। सबसे राइट लंग में ई पार्टेरियल ब्रोंकस, पल्मोनरी आर्टरी, हाई पार्टेरियल ब्रोंकस और इंफीरियर पल्मोनरी वेन आता है। वही अगर हम लोग राइट ब्रोंकस राइट रूट ऑफ द लंग में देखें, लेफ्ट रूट ऑफ द लंग में देखें तो सबसे ऊपर आता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस और इंफीरियर पल्मोनरी वेन। अगर ऊपर से नीचे की तरफ आए तो अगर राइट और लेफ्ट लंग के बीच का हम लोग डिफरेंस देखें तो जो हमारा राइट लंग है ये शॉर्टर है और ब्रॉडर है। वही अगर लेफ्ट लंग देखें तो लॉन्गर होता है और नैरोअर होता है। राइट लंग का वेट लार्ज होता है और हैवियर होता है, 700 ग्राम का होता है। लेफ्ट लंग का वेट स्मॉल होता है, लाइटर होता है और 600 ग्राम का होता है। एंटीरियर बॉर्डर
राइट लंग का स्ट्रेट होता है और लेफ्ट लंग के एंटीरियर बॉर्डर जो है इंटरप्ट होता है, उसके ऊपर कार्डियक नॉइज पाई जाती है। कार्डियक इंप्रेशन जो है राइट लंग के ऊपर बहुत शैलो होते हैं या तो एब्सेंट होते हैं, मगर लेफ्ट लंग के ऊपर डीप इंप्रेशन पाए जाते हैं हार्ट के प्रेजेंस होने की वजह से। लिंगुला राइट लंग में एब्सेंट होता है, लेफ्ट लंग में प्रेजेंट होता है। फिशर और लोब की अगर बात करें तो राइट लंग में 2 फिशर 3 लोब पाए जाते हैं, लेफ्ट लंग में 1 फिशर और 2 लोब पाए जाते हैं। हाइलम ऑफ द राइट लंग में 2 ब्रोंकाई पाए जाते हैं, इपार्टेरियल और हाइपार्टेरियल, मगर लेफ्ट में सिर्फ 1 ब्रोंकस पाया जाता है जिसे हम लोग लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस कहते हैं। ब्रोंकियल आर्टरीज की अगर बात करें तो राइट में हम लोग 1 आर्टरी देखते हैं और लेफ्ट में 2 ब्रोंकियल आर्टरीज पाई जाती हैं। ये सारी चीजें हम लोग डायग्राम में देख चुके। अगर रिलेशन की बात करें रूट ऑफ लंग की, तो एंटीरियर रिलेशन में कॉमन जो होती है दोनों साइड में, फ्रेनिक नर्व, पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स और एंटीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस। तो जैसे कि फ्रेनिक नर्व ये हमारी लेफ्ट फ्रेनिक नर्व है और ये राइट फ्रेनिक नर्व है। पेरिकार्डियो फ्रेनिक वेसल्स और पल्मोनरी प्लेक्सस राइट और लंग लेफ्ट दोनों लंग में पाया जाता होता है। उसमें दोनों साइड में वेगस नर्व और पोस्टीरियर पल्मोनरी प्लेक्सस पाए जाते हैं। इंफीरियर में पल्मोनरी लिगामेंट दोनों साइड में पाए जाते हैं। तो जैसा कि हमारा रूट है लंग का, राइट और लेफ्ट दोनों रूट में पल्मोनरी लिगामेंट पाया जाता है। सुपीरियर अगर बात करें तो आर्च ऑफ एजाइगस वेन ऑन राइट साइड और आर्च ऑफ एओर्टा लेफ्ट साइड। तो ये हमारा राइट लंग है, इसके ऊपर आर्च ऑफ एजाइगस वेन पाया जाता है और लेफ्ट साइड में के सुपीरियर में आर्च ऑफ एओर्टा पाया जाता है इस रूट के सुपीरियर। अब अगर हम लोग बात करें ट्रेकिया और प्रिंसिपल ब्रोंकस की, तो जो हमारी ट्रेकिया होती है ये एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्रा पर आकर के डिवाइड हो जाती है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस और राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस पे। तो जो हमारा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, इसकी लॉन्ग एक्सिस और मीडियन प्लेन के बीच का अगर हम लोग एंगल देखेंगे तो ये 45 डिग्री पर होता है, मगर जो हमारा राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस है ये 25 डिग्री पर होता है, यानी मोर स्ट्रेट होता है इन कंपैरिजन टू दी लेफ्ट। फिर ये जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस है ये लोबार ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, 2 लोबार ब्रोंकस में। राइट लंग में 2 लोब पाए जाते हैं तो 2 लोबार ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, तो अपर लोबार ब्रोंकस और इधर लोअर लोबार ब्रोंकस। मगर जो हमारा लेफ्ट राइट ब्रोंकस है ये सबसे पहले राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होता है, फिर इपार्टेरियल और हाइपार्टेरियल ब्रोंकस में डिवाइड होता है, यानी पल्मोनरी आर्टरी के ऊपर एक ब्रोंकस होता है और एक पल्मोनरी आर्टरी के नीचे होता है। तो जो इपार्टेरियल ब्रोंकस है ये जाकर के डिवाइड होता है सुपीरियर लोब के लिए, और जो हाइपार्टेरियल ब्रोंकस है इसमें से फिर ये फर्दर डिवाइड होते हैं फॉर मिडल लोब के लिए और लोअर लोब के लिए। फिर ये लोबार ब्रोंकस अंदर जाकर के सेगमेंटल ब्रोंकस, जो कि एक सेगमेंट को एयर सप्लाई करते हैं, उसमें डिवाइड होते हैं। तो अगर हम लोग सबसे पहले देखें तो सबसे पहले ट्रेकिया डिवाइड होती है एट द लेवल ऑफ T4 वर्टिब्रा पर, राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस में, से हम लोग प्राइमरी ब्रोंकस कहते हैं। फिर ये प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस लोबार ब्रोंकस में डिवाइड होता है। तो राइट लंग में 2 लोबार ब्रोंकस होते हैं, क्योंकि लेफ्ट लंग में 2 लोबार ब्रोंकस होते हैं क्योंकि 2 लोब पाए जाते हैं। और फिर राइट लंग में क्या होता है कि इपार्टेरियल और हाइपार्टेरियल में डिवाइड होता है। तो जो इपार्टेरियल है ये अपर लोब के लिए एयर सप्लाई करता है, और जो हाइपार्टेरियल है ये फर्दर 2 में डिवाइड हो जाता है, मिडल लोब के लिए और लोअर लोब के लिए। फिर ये लोबार ब्रोंकस जो है ये सेगमेंटल ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है। तो जो हमारा लेफ्ट लंग है उसका जो अपर लोब होता है, इस अपर लोब में 5 सेगमेंट पाए जाते हैं। फिर ये 5 सेगमेंट को 5 सेगमेंटल ब्रोंकस या टर्शरी ब्रोंकस एयर सप्लाई करते हैं। और जो लोअर लोब होता है इसमें भी 5 सेगमेंट पाए जाते हैं, और इस 5 सेगमेंट को 5 टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस एयर सप्लाई करते हैं। मगर जो हमारा राइट लंग है इसके जो अपर लोबार ब्रोंकस है, जो कि अपर लोब को सप्लाई करता है, ये फर्दर डिवाइड होता है 3 में। अपर लोब में इसके 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, मिडल लोब में 2 सेगमेंट पाए जाते हैं, उसे 2 सेगमेंटल ब्रोंकस या टर्शरी ब्रोंकस सप्लाई करते हैं। लोअर लोब में 5 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसे 5 टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस सप्लाई करते हैं। तो लोबार ब्रोंकस डिवाइड होता है सेगमेंटल ब्रोंकस में या टर्शरी ब्रोंकस में। फिर ये डिवाइड होते हैं टर्मिनल ब्रोंकस में। फिर टर्मिनल ब्रोंकस लोबार ब्रोंकियोल में डिवाइड होते हैं। फिर लोबार ब्रोंकियोल जो है ये टर्मिनल ब्रोंकियोल में डिवाइड होते हैं। फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल से रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल निकलते हैं, रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट से एट्रिया,
एट्रिया से एल्वियोलर सैक और फिर एल्वियोलर सैक से एल्वियोलाई। तो ये पूरा एयर पैसेज है। जैसा कि हमारे नेजल कैविटी में एयर आती है, फिर उसके बाद ट्रेकिया में आ जाती है, फिर ट्रेकिया से आती है प्रिंसिपल ब्रोंकस में, फिर लोबार ब्रोंकस में, सेगमेंटल ब्रोंकस में, फिर टर्मिनल ब्रोंकस, लोबार ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, यहां तक कि हमारा होता है कंडक्टिंग पार्ट, क्योंकि ये सिर्फ एयर को कंडक्ट करती है, एयर का एक्सचेंज इतने पार्ट में नहीं होता। फिर जो हमारा लोबार ब्रोंकस है, उसके बाद आता है जो टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल के नीचे जो हम लोग रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में पहुंचते हैं, तो रिस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई डक्ट, एट्रिया, एल्वियोलर सैक और एल्वियोलाई, ये हमारा रिस्पिरेटरी पार्ट होता है, क्योंकि एक्चुअल में जो एयर का एक्सचेंज होता है वो इसी पार्ट में होता है। तो ऊपर का हो गया कंडक्टिंग पार्ट, जो कि सिर्फ एयर के पैसेज के लिए होता है, एयर का कंडक्शन करवाता है, मगर कोई एक्सचेंज नहीं होता। इस रेस्पिरेटरी पार्ट में एक्चुअल एयर का एक्सचेंज होता। तो ये हो गया हमारा ब्रोंकियल ट्री। ये पूरा पेड़ है कि किस तरह से हमारे ब्रोंकस डिवाइड। फिर आता है ब्रोंकियोपल्मोनरी सेगमेंट। ये एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है लंग पैरेन्काइमा की, जो कि एक सेगमेंटल या टर्शरी ब्रोंकस से एरेट करी जाती है। तो जैसा कि ये हमारे ट्रेकिया से प्रिंसिपल ब्रोंकस यानी प्राइमरी ब्रोंकस, प्राइमरी से सेकेंडरी यानी लोबार ब्रोंकस, तो लोबार से जो टर्शरी ब्रोंकस या सेगमेंटल ब्रोंकस, तो जो एक सेगमेंटल ब्रोंकस से जितनी एरिया सप्लाई हो रही है लंग के पैरेन्काइमा की, उसे हम लोग बोलते हैं ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। और ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है हमारे लंग की। अगर कैरेक्टरिस्टिक देखें तो ये जो हमारा ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, ये पिरामिडल होता है शेप में, जिसका एपेक्स टुवर्ड्स द हाइलम पॉइंट होता है और बेस जो है टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द लंग होता है। तो जैसा कि ये हमारा एक ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट है, जिसमें एक एपेक्स होता है जो कि लंग के हाइलम की तरफ होता है, और बेस जो है ये लंग के सरफेस की तरफ होता है। लूज कनेक्टिव टिश्यू से सराउंड होता है। एक टर्शरी ब्रोंकस इसे सप्लाई करता है, और सेगमेंटल ब्रांच ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, सेगमेंटल ब्रांच ऑफ ब्रोंकियल आर्टरी। तो हर सेगमेंट के लिए एक पल्मोनरी आर्टरी की सेगमेंटल ब्रांच होती है, और हर सेगमेंट के लिए एक ब्रोंकियल आर्टरी की सेगमेंटल ब्रांच होती है, और एक टर्शरी ब्रोंकस होता है। और इनका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो होता है इंटरसेगमेंटल वेन्स की, जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू के अंदर इंटरसेगमेंटल प्लेन्स में प्रेजेंट होती है। तो जो वेनस ड्रेनेज है ये होता है इंटरसेगमेंटल वेन से। दो सेगमेंट के बीच में एक वेन प्रेजेंट होती है जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। तो इस लूज कनेक्टिव, हर सेगमेंट के लिए अलग वेन नहीं होती है, मगर हर सेगमेंट के लिए एक अलग पल्मोनरी आर्टरी और ब्रोंकियल आर्टरी होती है। तो इंटरसेगमेंटल वेन्स जो कि लूज कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं इंटरसेगमेंटल एरिया में, उससे इसका वेनस ड्रेनेज होता है। तो जैसा कि ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया से प्रिंसिपल ब्रोंकस यानी प्राइमरी ब्रोंकस, फिर प्राइमरी से लोबार ब्रोंकस यानी सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर लोबार ब्रोंकस से ये सेगमेंटल ब्रोंकस जो कि टर्शरी ब्रोंकस कहलाते हैं। फिर ये सेगमेंटल ब्रोंकस जितनी एरिया को सप्लाई करते हैं उसे हम लोग ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट बोलते हैं। तो अगर हम लोग लेफ्ट लंग में देखें तो लेफ्ट लंग में दो लोब पाए जाते हैं। दो लोब में जो अपर लोब है उसमें हमारे 5 सेगमेंट पाए जाते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं सुपीरियर, एपिकल और इंफीरियर। तो सुपीरियर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, और सुपीरियर और इंफीरियर लिंगुलार। फिर जो हमारे लोअर लोब के सेगमेंटल ब्रोंकस हैं लेफ्ट लंग में, उसमें होता है सुपीरियर, मीडियल वेसल, एंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल और पोस्टीरियर वेसल। फिर जो हमारा राइट लंग है इसमें 3 लोब पाए जाते हैं। 3 लोब में जो सुपीरियर लोब होता है उसमें 3 सेगमेंट पाए जाते हैं, एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर। मिडल लोब जो होता है राइट लंग का उसमें 2 लोब पाए जाते हैं, मीडियल और लेटरल। जो लोअर लोब है उसमें 5 लोब पाए जाते हैं, एपिकल या सुपीरियर, फिर मीडियल वेसल, एंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल और पोस्टीरियर वेसल। तो जैसा कि राइट लंग है उसमें सबसे पहले सुपीरियर लोब में 3 लोब के अंदर एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर लिंगुलार, इंफीरियर लिंगुलार। इंफीरियर लोब में सुपीरियर, मीडियल वेसल, एंटीरियर वेसल, लेटरल वेसल और पोस्टीरियर वेसल। तो जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया कि जो हमारा राइट लंग है, अगर हम फिर मिडल लोब में लेटरल और मीडियल, और लोअर लोब में सुपीरियर, पोस्टीरियर वेसल, लेटरल वेसल, एंटीरियर वेसल, और जो इसका मीडियल वेसल वाला पार्ट होता है
ये इसके मीडियल व्यू से दिखाई पड़ता है, ये एंटीरियर व्यू में दिखाई नहीं पड़ता। फिर जो लेफ्ट लंग है इसके अपर लोब में एपिकल, पोस्टीरियर, एंटीरियर, सुपीरियर लिंगुलार, इंफीरियर लिंगुलार, लोअर लोब में सुपीरियर, एंटीरियर बेसल, लेटरल बेसल, पोस्टीरियर बेसल, और जो इसका मीडियल बेसल होता है ये इसके मीडियल व्यू पर दिखाई पड़ता है, एंटीरियर व्यू पर दिखाई नहीं पड़ता। तो ये हो गए हमारे ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट। इस पर शॉर्ट नोट भी आता है और लॉन्ग आंसर में क्लिनिकल केस भी आता है। तो अब हम लोग अप्लाइड एनाटॉमी या क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें तो सबसे पहले आता है पेनकोस ट्यूमर। ये एपेक्स ऑफ द लंग का ट्यूमर है जो कि टिपिकली स्प्रेड हो जाता है और ये एडजेसेंट स्ट्रक्चर को जो है कंप्रेस कर देता है। अगर इसके साइन और सिम्टम्स की बात करें तो इसमें T1 नर्व का अगर कंप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था कि जब क्लम्प की पैरालिसिस होती है उसमें लोअर ट्रंक की इंजरी होती है। लोअर ट्रंक की इंजरी से T1 नर्व के सिंपैथेटिक फाइबर इंजर हो जाते हैं जिसकी वजह से हॉर्नर सिंड्रोम हो जाता है। हॉर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे आंखों की जो अपर आईलिड होती है उसमें पार्शियल टोसिस हो जाती है, ड्रूपिंग हो जाती है, जो प्यूपिल होती है कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, आई जो है हमारी वो संकन हो जाती है, यानी आई बॉल संकन हो जाती है, अंदर की तरफ घुस जाती है। इसकी वजह से पेन होता है। इस कार्सिनोमा की वजह से रिकरेंट लेरिंजियल नर्व जो कि हमारे साउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है यही हमारी आवाज को साफ निकालने में हेल्प करती है। मगर अगर इसका कंप्रेशन हो जाता है उसकी वजह से हमारी वॉइस में होर्सनेस आ जाती है। सुपीरियर वेना कावा के कंप्रेशन की वजह से क्या होता है, साइनोसिस हो जाता है और जो हेड और नेक की वेन्स होती हैं उसमें डायलेटेशन दिखाई पड़ता है। एजाइगस वेन या एजाइगस लोब, कभी कभी क्या होता है एजाइगस वेन जो है ये सुपीरियर लोब ऑफ द राइट लंग से पास करती है, तो इसकी वजह से ये लोब के एक पार्ट को एक फिशर से सेपरेट कर देती है। तो उस सेपरेटेड पार्ट को हम लोग लोब ऑफ एजाइगस वेन कहते हैं या एजाइगस लोब कहते हैं। ये कोई ट्रू लोब नहीं होता है क्योंकि इसे कोई सेपरेट ब्रोंकस सप्लाई नहीं करता है या वेन आर्टरी, यानी इसे कोई सेपरेट टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकियल आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी सप्लाई नहीं करती है, इस वजह से ये ट्रू लोब नहीं होता है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि एजाइगस लोब देखने को मिलता है। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट की अगर बात करें तो जो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट अंदर जो इन्फेक्शन होते हैं वो रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में फैलने को, मगर जो ट्यूबरकुलोसिस या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा है ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में फैल सकता है। तो ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट सर्जिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब एक लंग सेगमेंट में इन्फेक्शन होता है तो सर्जन उसी सेगमेंट को सर्जिकल रिमूवल कर देता है और उसका इन्फेक्शन दूसरे सेगमेंट में नहीं फैलता है। मगर ट्यूबरकुलोसिस या ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा जो है ये एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में फैल सकते हैं। तो डिटेल्ड एनाटॉमी ऑफ द ब्रोंकियल ट्री की नॉलेज जरूरी है सेगमेंटल डिसेक्शन करने के लिए या इंटीरियर ऑफ द ब्रोंकाई को देखने के लिए थ्रू ब्रोंकोस्कोप, जिसको हम लोग माउथ और ट्रेकिया के थ्रू पास करते हैं। इस प्रोसीजर को हम लोग ब्रोंकोस्कोपी कहते हैं। ब्रोंकोस्कोपी क्या है कि हम लोग ट्रेकिया के जरिए कैमरे को डालते हैं जिससे और उसके अंदर हम लोग ब्रोंकस के अंदर की कंडीशन को विजुअलाइज करते हैं। तो सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द लोअर लोब इज द मोस्ट डेवलपमेंट ऑफ द ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट इन सुपाइन पोजीशन। तो जो फॉरेन बॉडी है लोअर लोब के सुपीरियर सेगमेंट में ज्यादा लॉज होती हैं। तो जो एपिकल सेगमेंट है सुपीरियर लोब का, इसमें पैथोलॉजिकल लीजन हो सकता है, और जो एपिकल सेगमेंट होता है इंफीरियर लोब का, इसमें सेगमेंटल रिसेक्शन। फिर आता है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी क्या है, एक विजुअलाइजेशन है इंटीरियर ऑफ द ट्रेकिया और ब्रोंकस को देखने के लिए, जिसमें हम लोग एक फ्लेक्सिबल ट्यूब और ऑप्टिक फाइबर का इस्तेमाल करते हैं और ब्रोंकोस्कोप के जरिए उस कैमरे के जरिए हम लोग ब्रोंकस के अंदर की चीजों को देखते हैं। करीना क्या है, एक हुक लाइक शेप है जो कि बैकवर्ड पाया जाता है लोअर मार्जिन ऑफ द लोवेस्ट ट्रेकियल लिंग। तो जो हमारी लोवेस्ट ट्रेकियल लिंग होती है उसकी लोअर मार्जिन पर एक हुक लाइक प्रोसेस पाया जाता है जिसे हम लोग करीना कहते हैं। यही करीना वो जगह है जहां से ट्रेकिया दो प्राइमरी या प्रिंसिपल ब्रोंकस में डिवाइड होती हैं।
फॉरेन बॉडी एस्पिरेशन मोस्टली डिसेंड इन द राइट ब्रोंकस। जैसा कि हमने बताया था कि जो हमारा राइट ब्रोंकस है मोर स्ट्रेट होता है लेफ्ट ब्रोंकस के कंपैरिजन में। तो जो फॉरेन बॉडीज हैं इस राइट ब्रोंकस में ज्यादा आती हैं, क्योंकि जो राइट ब्रोंकस है मोर वाइडर होता है, चौड़ा होता है और वर्टिकल होता है लेफ्ट ब्रोंकस के कंपैरिजन में। तो जो इनलार्ज लिम्फ नोड होते हैं इस एरिया में वो कार्सिनोमा डिस्टॉर्ट करते हैं। तो जैसा कि हमारा जो राइट लंग है उसके अंदर जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है ये वाइडर होता है और मोर स्ट्रेट होता है, क्योंकि ये 25 डिग्री का एंगल ही बनाता है बस मीडियन प्लेन से। तो जो फॉरेन बॉडी जब भी आती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो राइट लंग में इन कंपैरिजन टू दी लेफ्ट लंग। फिर अगर हम पोस्टरल ड्रेनेज की बात करें तो जो ट्रेकिया के अंदर कैरिना होता है, लोएस्ट ट्रेकियल रिंग के इंफीरियर मार्जिन पर एक प्रोसेस होता है हुक लाइक, वो सबसे सेंसिटिव एरिया होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम पेशेंट को उसके लेफ्ट साइड में लिटा देते हैं। तो जो भी सिक्रेशन होती है जो वो राइट ब्रोंकियल ट्री में फ्लो करके इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से करीना की तरफ आ जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि कफ रिफ्लेक्स स्टिमुलेट होता है और स्प्यूटम जो है बाहर आ जाता है। इसे हम लोग पोस्चरल ड्रेनेज कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट को लिटाते हैं और उसके लेफ्ट साइड में तो जो भी सिक्रेशन आती हैं राइट ब्रोंकस से वो इस करीना के पास आती हैं। करीना के पास आने की वजह से कफ रिफ्लेक्स जनरेट होता है, फिर खांसी आती है और खांसी आने से वो स्प्यूटम जो अंदर भरा हुआ है वो बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग पोस्चरल ड्रेनेज कहते हैं। पैराडॉक्सिकल रिस्पिरेशन क्या है कि जब एबनॉर्मल मूवमेंट होने लगे इंस्पिरेशन के टाइम पर रिब्स का, जबकि हम लोग इंस्पिरेशन करें और रिब्स जो है वो अंदर की तरफ पुल हो जाए, एक्सपिरेशन के टाइम रिब्स बाहर की तरफ निकल है, इसे हम लोग पैराडॉक्सिकल रिस्पिरेशन कहते हैं। तो जब भी हम लोग एक्सपिरेशन करते हैं तो रिब्स अंदर की तरफ घुस जाती है और जब एक्सपिरेशन करते हैं तो रिब्स बाहर की तरफ घुस जाती है, इसे हम लोग पैराडॉक्सिकल रिस्पिरेशन कहते हैं। ट्यूबरकुलोसिस ऑफ द लंग इज द मोस्ट कॉमनेस्ट डिजीज। लंग की टीबी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है और इसका कंप्लीट कोर्स और ट्रीटमेंट अगर किया जाए फिजिशियन की गाइडेंस में तो इसे बहुत ही आसानी से ठीक किया जा सकता है। लंग के ऑस्कल्टेशन की अगर बात करें तो अपर लोब जो है लंग का उसे हम लोग 4th रिब पे ऑस्कल्टेट करते हैं ऑन बोथ साइड, और जो लोअर लोब है उसे हम लोग बैक से बहुत अच्छे से सुनाई पड़ता है, और जो मिडल लोब है वो 4th और 6th रिब के बीच में राइट साइड में ऑस्कल्टेट किया जाता है। ब्रोंकिएक्टेसिस क्या है? ये एक लंग डिसऑर्डर है जिसमें परमानेंट वाइडनिंग हो जाती है एयर पैसेज की ड्यू टू दी प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर और स्मूथ मसल के प्रोग्रेसिव लॉस से परमानेंट वाइडनिंग हो जाती है एयरवे पैसेज की, इसे हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। तो जो हमारा एयरवे है, जो पैसेज है, उसमें वॉल पाई जाती है, वॉल के अंदर म्यूकस पाया जाता है, ये म्यूकस सिलिया के थ्रू ट्रेवल करते हैं। तो इसमें अगर म्यूकस इंक्रीज हो जाता है जिसकी वजह से सिलिया जो उसमें लगे होते हैं वो लॉस हो जाते हैं, तो जो हमारा स्मूथ मसल है उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। उस इलास्टिसिटी की खत्म होने की वजह से परमानेंट वाइडनिंग हो जाती है एयर पैसेज की, इसे हम लोग ब्रोंकिएक्टेसिस कहते हैं। अगर ब्रोंकियल अस्थमा की बात करें, ये भी एक बहुत ही कॉमन डिजीज है रिस्पिरेटरी सिस्टम की। क्यों होता है कि स्मूथ मसल का ब्रोंकोस्पाज्म हो जाता है इन दी वॉल ऑफ ब्रोंकियोल्स। तो इसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसे जब सांस बाहर की तरफ निकालता है तब उसे बहुत डिफिकल्टी होती है और सांस लेने पर उसके आवाज आती है। एपिनेफ्राइन जो है ये एक सिंपैथेटिक ड्रग है जो कि इस सिम्टम्स को रिलीव करता है। ब्रोंकियल अस्थमा में होता क्या है कि म्यूकस का सिक्रेशन जो है वो एक्सेस हो जाता है, इसकी वजह से स्मूथ मसल का स्पाज्म होता है और इसी ब्रोंकोस्पाज्म की वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आती है। तो एपिनेफ्रीन से इसके सिम्टम्स को रिलीव किया जा सकता है। फिर आता है एम्फाइसीमा। एम्फाइसीमा क्या है? एक परमानेंट एबनॉर्मल डायलेटेशन है एयर पैसेज का जो कि डिस्टल ब्रोंकियोल्स में पाई जाती है। मोस्टली सिगरेट स्मोकिंग या एयर पोल्यूशन से ये एम्फाइसीमा होता है। तो जैसा कि हमारा टर्मिनल ब्रोंकियोल है और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है, एल्वियोलर डक्ट है। जो हमारे टर्मिनल ब्रोंकियोल हैं उसकी वॉल्स जो हैं ये डैमेज हो जाती हैं, तो ये डायलेशन हो जाता है इसमें, तो इसे हम लोग सेंट्री एसिनार एम्फाइसीमा कहते हैं। लेकिन अगर एल्वियोलर डक्ट और एल्वियोलाई डायलेशन हो जाता है, इसकी वॉल डैमेज हो जाती है एल्वियोलाई की, इसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को हम लोग एम्फाइसीमा कहते हैं। और अगर एल्वियोलर डक्ट या एल्वियोलाई की
डायलेटेशन होती है तो उसे हम लोग पेनिसिनार एम्फाइसीमा बोलते हैं। फिर आता है ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा। ये एक टाइप ऑफ लंग कैंसर है जो कि मोस्ट कॉमन है मेन में, और ये मेनली सिगरेट स्मोकिंग से होता है। और ये ब्रोंकोपल्मोनरी लिम्फ नोड से सुप्राक्लेविकुलर नोड में स्प्रेड कर जाता है और ये मेटास्टेसाइज करता है ब्लड के थ्रू, जिससे ये हेमेटोजिनस रूट लेकर बोन में, ब्रेन में, सुप्रारीनल ग्लैंड में और दूसरे लंग में फैल सकता है। तो जैसा कि ये हमारा ब्रोंकोपल्मोनरी या ट्रेंकियोब्रोंकियल नोड है, इस ट्रेकियोब्रोंकियल नोड से ये सुप्राक्लेविकुलर नोड में ये कार्सिनोमा फैलता है, उसी के थ्रू ब्रेन में फैलता है, लीवर में फैलता है और किडनी में फैलता है, और वर्टिब्रा में भी ये लंग का कैंसर मेटास्टेसिस कर करके फैल जाता है। तो ये थे हमारी लंग की एनाटॉमी और उसकी क्लिनिकल कोरिलेशन। लंग्स हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थोरैक्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को लेके आएंगे। थैंक यू।